अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटा सा और अच्छा टॉपिक है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और TIR के लिए आपकी लाइट रे को जाना होता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर। फ्रॉम डेंसर टू रेयरर जाएगी तभी TIR वाला इवेंट होगा। अब क्या होता है TIR, समझते हैं। यहाँ पर अपने पास में ये बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। अब हो क्या रहा है, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये रे वन। जब लाइट रे ऐसे आएगी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो हमें मालूम है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड हो गई, तो रे वन के करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूंगा तो स्नेल्स लॉ से मुझे मालूम है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, आर भी इंक्रीज होगा आई बढ़ाने से। तो हम कर क्या रहे हैं, इस मीडियम में, डेंसर मीडियम में जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल नॉर्मल के साथ में बढ़ा रहा हूँ। इट मींस इंसिडेंट रे को मैं कुछ ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। अगर आप इंसिडेंट रे को ऐसे रोटेट करेंगे तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे रोटेट होगी, क्योंकि आर बढ़ता जाएगा। एक ऐसा एंगल मिलेगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जिसके लिए आपकी रिफ्लेक्टेड रे अलोंग दी बाउंड्री चली जाए। इट मींस उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यहां से अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये वाली जो रे है ये सेकंड वाली रे के करस्पॉन्डिंग है। इसके बाद में अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दिया, तो आपकी लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ जाती है और इस इवेंट को हम बोलते हैं TIR। तो इसका मतलब हमें यह समझना होगा, फर्स्ट केस में ये वाली लाइट रे जब दूसरे वाले मीडियम में जा रही है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन, ये तो हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन। और जब बाउंड्री के अलोंग जा रही है इसको बोलते हैं ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग करते हुए जा रही है। और अगर वापस उसी मीडियम में आ जाए तो इसको हम बोलेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये भी समझना होगा, यहाँ पर जिस एंगल पर आपकी रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बनाती है उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको हम डिनोट करेंगे थीटा सी से। तो यहां से यहां तक जो एंगल है वो है आपका थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। अगर आपने इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी ज्यादा कर दिया तो आपकी लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ जाती है, मतलब TIR हो जाता है। इट मींस ये वाला जो एंगल है आई यहां पर, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, आई ग्रेटर देन थीटा सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये कंडीशन है लाइट रे 3 के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर TIR हो जाएगा, मतलब लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ जाएंगी। अगर मैं लाइट रे 2 के लिए, लाइट रे 2 के लिए स्नेल्स लॉ यूज करूं तो मुझे क्या यहां से कंडीशन मिलेगी, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, ये स्नेल्स लॉ होता है बेटा। μ1 इसको हम μd लिख लेते हैं, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सेकंड रे के लिए, क्रिटिकल एंगल की इक्वल, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल लिख दिया मैंने आई को, सेकंड रे के लिए लगा रहे हैं, ये लिखा है मैंने फॉर सेकंड रे, है ना। इसके बाद में बात करेंगे μr, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। ये 1 हो जाएगा तो यहाँ से साइन थीटा सी आएगा, μr अपॉन μd। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन थीटा सी इक्वल्स टू μr अपॉन μd। मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में आएगा, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में आएगा। इसके बाद में क्रिटिकल एंगल का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखा हुआ है जिसको हम डिनोट करेंगे थीटा सी से, एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल इज ऑब्टेन्ड व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है डेंसर से रेयरर मीडियम अगर आपकी लाइट रे आएगी तभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के 90 डिग्री होने का चांस है। तो ये याद रखेंगे, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन बहुत आसान है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री। इसके बाद में TIR वाला इवेंट क्या है, अब आपको समझ में आ गया वो, एक एक लाइन पढ़ते हैं यहाँ पर। वेनेवर लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, लाइट रे को किधर से किधर ट्रेवल करना होगा, डेंसर टू रेयरर मीडियम। इट वेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को मतलब आई को इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। इसके बाद क्या होगा, when the angle of incidence मतलब I is greater than critical angle, अगर आपका I थीटा सी से ग्रेटर है, ज्यादा है, I greater than थीटा सी,
देन लाइट रे कम्स बैक इन द सेम मीडियम, तो आपकी जो लाइट रे है उसी मीडियम में वापस आ जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड TIR। इसी फिनोमेना को हम TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब इस मीडियम में कोई भी रे नहीं जा रही है अगर आप लाइट रे को थीटा सी से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करा रहे हैं, सारी लाइट रेज इसी मीडियम में वापस आ रही हैं, तो इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता दूं यहां से नोट, आप ऐसे याद रखना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, देखो आप रे वन के लिए, क्या रे वन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, तो आपकी लाइट रे दूसरे वाले मीडियम में जाएगी, मतलब कौन सा वाला इवेंट होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इफ आई लेस देन थीटा सी तो रिफ्रैक्शन होगा, इट मींस रे गोज इन अनदर मीडियम। अगर आपका आई इक्वल्स टू थीटा सी हो जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो जाए, तो ये रे टू ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, तो इसको बोलेंगे ग्रेजिंग इमरजेंस। इन जनरल यहाँ पर ना रिफ्लेक्शन डिफाइन है ना रिफ्रैक्शन डिफाइन है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं जस्ट रिफ्लेक्शन और जस्ट रिफ्रैक्शन, बाकी इसको बोलेंगे ग्रेजिंग इमरजेंस। बाउंड्री के अलोंग ऐसे लाइट रे पास हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे हम केस नंबर थर्ड की। TIR कब होगा, TIR तब होगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई ग्रेटर देन थीटा सी TIR हो जाएगा। TIR का मतलब रे कम्स बैक इन द सेम मीडियम। और आपको यहां पर मैं ये बता रहा था, जब आपने स्नेल्स लॉ लगाया तो आपको मिला साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। इन जनरल हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर रेयरर मीडियम आपका एयर होगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो आप इस फॉर्मूले को इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। इफ रेयरर मीडियम इज एयर, अगर आपका रेयरर मीडियम एयर हो गया, इसका मतलब म्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 अपॉन, और डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप म्यू लिख सकते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा, साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। बट ये कब एप्लीकेबल है, जब आपका रेयरर मीडियम क्या हो, एयर, तो 1 अपॉन म्यू। इन जनरल जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है आपका म्यू आर अपॉन म्यू डी। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा। डेंसर मतलब हैवी, तो हैवी कहां पर आएगा, नीचे, ऐसे याद रखो, म्यू आर अपॉन म्यू डी। ओके, तो आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद में अभी यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, TIR के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी TIR वाला इवेंट होगा। ओके, तो आप नोट कीजिए इसको। बच्चों जैसा कि मैंने TIR में आपको ये कंक्लूड किया था, पॉइंट नंबर 1, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड पॉइंट नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आई ग्रेटर देन थीटा सी। इनको हम बोलेंगे कंडीशन फॉर TIR। इसके बाद में ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने अभी लिखा था, साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, और आपका अगर रेयरर मीडियम एयर हो तो आप म्यू आर को 1 लिख देंगे, तो साइन थीटा सी आ जाएगा 1 अपॉन म्यू। और हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है, अगर आप म्यू को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा सी डिक्रीज होगा, और अगर साइन थीटा सी डिक्रीज होगा इट मींस थीटा सी भी क्या होगा, डिक्रीज। तो आपको समझ में आ रहा होगा म्यू और थीटा सी में एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। म्यू बढ़ाने से थीटा क्या होता है, थीटा सी क्रिटिकल एंगल कम होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा थीटा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू। और हम लोगों को पहले से ही मालूम है कि म्यू और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक पूरा कंप्लीट रिलेशन ये आ गया, क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है, विबग्योर में 7 कलर्स होते हैं। अगर मैं दो एक्सट्रीम कलर को यहाँ पे कंपेयर करूं, दोनों की क्रिटिकल एंगल को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं, रेड कलर के लिए और वायलेट कलर के लिए, तो हमें मालूम है वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड की। तो आपका क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर ग्रेटर होगा किससे, वायलेट कलर के लिए। जो वायलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल होगा उससे रेड वाला ग्रेटर होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ लाइट रे गोज फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम, मीडियम से किसी भी मीडियम से वैक्यूम में जा रही है, और उसके लिए क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है। तो आपको पूछा गया स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम बताओ। तो देखो बहुत आसान है, एक मीडियम तो वैक्यूम दिया है, तो क्रिटिकल एंगल का ये वाला रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्रिटिकल एंगल कितना दिया है बेटा, 30 डिग्री।
इट मीन्स साइन 30 इक्वल्स टू 1/म्यू। तो आपको ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिलेगा बेटा, यहाँ से ये 2 मिल जाएगा, क्योंकि साइन 30 कितना होता है आपका, हाफ। ओके, अब आपको पूछिए स्पीड इन मीडियम। स्पीड का फॉर्मूला होता है c/म्यू, जब आपका एक मीडियम वैक्यूम या फिर एयर हो, और c हमें मालूम है 3 × 10⁸ होता है, म्यू कितना मिला 2, तो आपको आंसर मिलेगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन हो गए, एक आपने म्यू कैलकुलेट कर लिया और एक स्पीड। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ऊपर वाला मीडियम ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और नीचे वाला मीडियम वाटर है, ये 4/3। ये डेंसर हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया। एक लाइट रे ऐसी इंसिडेंट होती है। क्वेश्चन कह रहा है इफ TIR टेक्स प्लेस, अगर TIR होता है तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बताना है। तो मुझे मतलब यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया और TIR हो रहा है, तो ये वाली रे इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। अब आपको एक बात समझनी होगी, सिंपल। TIR के लिए मैंने कंडीशन क्या लिखी थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर आप बेटा दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन I ग्रेटर देन साइन θc। और हमें साइन θc का फॉर्मूला ये मालूम है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर। यहाँ पर रेयरर मीडियम कौन है, वाटर, और डेंसर मीडियम कौन है, ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 क्वेश्चन में गिवन है और ग्लास का 3/2, तो ये कितना हो गया 8/9। ओके, तो यहां से आपको I चाहिए, तो I कितना मिल जाएगा बेटा, I ग्रेटर देन, साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पर 8/9। तो ये आपका आंसर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हुआ? इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक व्हाइट लाइट ग्लास और एयर को सेपरेट करने वाली इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है, यहां पर है ना। और क्वेश्चन में बोला इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन इमर्जिंग कलर्स इन एयर। तो जस्ट लिखा है ना यहाँ पर, जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन कलर है, ग्रीन लाइट है, वो उसका क्या हो रहा है, जस्ट TIR हो रहा है, जस्ट रिफ्लेक्शन या जस्ट रिफ्रैक्शन, मतलब वो ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है। ये किस कलर के लिए हो रहा है बेटा, ग्रीन। ये समझ में आया आपको? ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एयर में कौन कौन से कलर्स जाएंगे, मतलब जिन कलर्स का रिफ्रैक्शन होगा वो एयर में जाएंगे और जिनका TIR हो जाएगा वो ग्लास में रह जाएंगे। तो आपको ये समझना चाहिए सबसे पहले कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, और हमें मालूम है कि उनकी वेवलेंथ का रिलेशन ये होता है, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर के लिए होती है, सबसे ज्यादा रेड कलर के लिए। और अभी अभी हमने सीखा हुआ है क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू भी ज्यादा। तो मैंने यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल का रिलेशन लिख दिया सबके लिए। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि जो ग्रीन कलर है उसका क्या हो रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है। इसका मतलब इसके लिए आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल की इक्वल होगा। इतना समझ में आता है आपको, ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए। आप यहाँ पे देखो, ये जो बाकी के कलर्स हैं इधर वाले, इन सब का क्रिटिकल एंगल तो इस I से क्या है, ग्रेटर है ना। देखो यहाँ पर अगर इसको आप I मानेंगे तो ये I इस क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम, मतलब इन कलर्स के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम। और यहां पर आप देखेंगे इधर बेटा, तो ये वाला एंगल तो I हो गया आपका ग्रीन कलर के लिए, तो I आपका इस वाले क्रिटिकल एंगल से क्या है, ग्रेटर। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि जो I है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। जब आपका I क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो हमें मालूम है क्या होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन वाला इवेंट होगा, ये कलर कहां पर जाएंगे, एयर में। और जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो TIR। तो इसका मतलब यहां पर ऐसे अगर रे जाएगी तो ये TIR हो जाएगा, और अगर ऐसे जाएगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो जब आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से कलर जा रहे हैं, देखो, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो, ऑरेंज, रेड। तो एयर में आपको पूछा गया था कौन कौन से कलर होंगे, तो कौन कौन से होंगे बेटा, येलो कलर होगा, ऑरेंज होगा एंड रेड। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि कौन कौन से कलर्स का TIR होगा, तो वॉयलेट होता, इंडिगो होता और ब्लू। तो आया ही समझ में? इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, I और θc के रिलेशन से अगर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो बहुत आसान होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आपको 2 मीडियम दिए हुए हैं, मीडियम 1, मीडियम 2। मीडियम 1 में स्पीड है 2.2 10⁸ और मीडियम 2 में आपको 2.4 10⁸।
क्वेश्चन में पूछा है क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। अभी एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला मीडियम डेंसर है, कौन सा रेयरर है? तो मुझे मालूम है डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो इसमें कम है, तो मतलब ये वाला जो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम वो कैसा है यहाँ पर? डेंसर। और ये वाला मीडियम कैसा है आपका? रेयरर। ये समझ में आया? डी मतलब डेंसर, आर मतलब रेयरर। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मुझे मालूम है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, म्यू आर अपॉन म्यू डी होता है। तो साइन थीटा सी कितना लिखा है? म्यू आर अपॉन म्यू डी। अब हमें मालूम है कि क्रिटिकल एंगल और स्पीड, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने यहाँ पर भी ये रिलेशन लिखा हुआ है v और म्यू का। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो डेंसर मीडियम में आएगी, और यहाँ पर स्पीड आएगी रेयरर मीडियम में। डेंसर में कितनी है? 2.2 10⁸, और रेयरर मीडियम में 2.4 10⁸। कैंसिल आउट करेंगे तो 11/12 आएगा, और आपको थीटा सी चाहिए था, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ आंसर को। तो थीटा सी हो जाएगा, साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 11/12। ये आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नोट करिए। तो बच्चों हम लोग टीआईआर को स्टडी कर रहे थे। टीआईआर में ही एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कई बार आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा। तो उस न्यूमेरिकल को एज अ पार्ट ऑफ थ्योरी हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन ऐसा है कि अंडर वाटर या अंडर लिक्विड, लिक्विड के अंदर उसके बॉटम पर एक सोर्स लगा हुआ है, पॉइंट सोर्स, मान लेते हैं एक बल्ब टाइप का लगा हुआ है यहाँ पर। ये आपका सोर्स हो गया। अब इससे क्या होगा? लाइट रेज निकलेंगी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब लाइट रेज निकलकर बाहर आती हैं, तो जो लाइट रेज एक सर्कुलर पैच से बाहर आ रही हैं, उस सर्कुलर पैच का आपको रेडियस बताना होगा, सर्कुलर पोर्शन का रेडियस बताना होगा जिससे लाइट रेज बाहर आए। उसके इधर उधर आपकी लाइट रेज बाहर नहीं आएंगी। कैसे? तो यहाँ पर लिखा हुआ, अ पॉइंट सोर्स इज सिचुएटेड एट बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अप टू हाइट h। तो आपने लिक्विड भर रखा है h हाइट तक, और इसमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू। It is found that light comes out of liquid surface through a circular portion, जिसको हम पैच भी बोल रहे हैं, above the source। तो देखो ऐसे समझो, ये तो नॉर्मल हो गया सरफेस की लाइट रे, एक तो ऐसे गई, और ये लाइट रे तो सीधी निकल जाएगी ऐसे विदाउट एनी डेविएशन। अगर मैं एक लाइट यहां पर इंसिडेंट कराऊं, और मान लेते हैं कि यहां पर जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। यहां पर जो आई है वो मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। अगर आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या होगा? टीआईआर हो जाएगा, टीआईआर हो जाएगा तो मतलब वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। तो लाइट रे तो बाहर निकली ही नहीं, हमें तो कोई लाइट रे लिक्विड सरफेस से बाहर आती हुई नहीं दिखेगी। बट अगर इससे थोड़ा सा पहले मैं यहां पर कोई लाइट रे लूं, और इसके लिए मान लेता हूं कि जो एंगल ऑफ क्रिटिकल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है। मान लेते हैं यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो किसके इक्वल है? थीटा सी के। अगर थीटा सी के इक्वल है तो ये लाइट रे ग्रेजिंग करते हुए निकलेगी, मतलब अलोंग दी बाउंड्री ऐसे जाएगी लाइट रे। और इससे कोई ठीक पहले, अगर इससे ठीक पहले कोई भी लाइट रे लूंगा मैं, यहां पर अगर कोई भी लाइट रे लूं, तो वो क्या होगा? वो तो ऐसे निकलेगी, उसका तो रिफ्रैक्शन होगा। इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर जस्ट टीआईआर हो रहा है, और इस पॉइंट पर टीआईआर हो रहा है, मतलब वापस उसी मीडियम में आ रही है। तो मुझे कौन से वाले एंड का से मतलब, मुझे इस पॉइंट से मतलब ए से, ए बोलूं या फिर इसको मैं बी भी बोल सकता हूं, तो मुझे इस बी पॉइंट से मतलब है। ऐसे ही सिमिलर ये वाला इवेंट इधर भी होगा। तो मान लेते हैं कि ये वो वाला लाइट रे है जो कि एंगल, क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होता है। तो हमें मालूम है ये क्या होगा? बाउंड्री का लॉन्ग ऐसे चली जाएगी। तो ये जो सर्कुलर पैच दिख रहा है आपको, ये जो सर्कुलर पैच दिख रहा है, इससे लाइट रेज बाहर निकलेंगी। इसे, इस सर्कुलर पैच का मैं रेडियस मान लेता हूं, ये लेंथ r, मुझे इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। इससे लाइट रेज बाहर आ रही है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये क्वेश्चन में हाइट कितना दे रखा है? h, ये आपने r ले लिया। ये इस वाले अगर रे के लिए बात करूं मैं, रे 2 के लिए, तो ये क्रिटिकल एंगल है बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल होगा, थीटा सी। तो मैंने ये ओ ए बी, इस ट्रायंगल को अलग से बनाया हुआ है, ओ ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये एंगल कितना? थीटा सी। ये पॉइंट आपका बी हो गया, और ये ए हो गया। आपको ये रेडियस आर, और ये हाइट कितनी? एच। अब यहां पर साइन थीटा सी कितना लिख सकते हैं? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो ये लेंथ कितनी मिलेगी आपको, ये मिलेगी √r² प्लस h²। तो यहां से आपने साइन थीटा सी लिखा r/√r² प्लस h², और हमें मालूम है साइन थीटा सी किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा सी हम लोगों को मालूम है क्रिटिकल एंगल। अगर आपका दूसरा वाला रेयरर मीडियम एयर हो तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ये 1/मीडियम ऑफ डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो वाटर आपका डेंसर मीडियम है और बाहर एयर है वो आपका रेयरर मीडियम है। तो यहां से आपको ये साइन थीटा को आपने रिप्लेस किया 1/μ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया r और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इसका रूट हट जाएगा r² प्लस h², और इधर दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे r² μ²। r² उधर जाएगा, कॉमन आएगा r², और r² कॉमन आएगा तो क्या बचेगा μ² - 1। तो यहां से आपको r मिलेगा रूट लेने के बाद h/√μ² - 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर पैच h/√μ² - 1। और अगर क्वेश्चन में इस सर्कल का आपसे एरिया पूछा जाए तो हमें सर्कल का एरिया मालूम होता है πr²। अगर आपको r मिला 3 मीटर तो आपको एरिया कितना मिलेगा 9π। तो अगर रेडियस मालूम चल गया तो एरिया भी बता सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको डायमीटर देंगे या डायमीटर पूछेंगे तो आप क्वेश्चन में डायमीटर कैसे बता देंगे, r का डबल करके। तो रेडियस पूछे, डायमीटर पूछे, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर एरिया पूछे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें r, h और μ तीन यहाँ पर क्वांटिटीज हैं। इन तीन में से आउट ऑफ 3 में से आपको 2 क्वांटिटीज का इंफॉर्मेशन होगा, एक कोई भी अननोन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे h/√μ² - 1। और यहाँ पर ये लाइट रेज इस तरीके से निकलती रहेंगी, ये आप पूरा डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। ये लाइट रेज, क्योंकि इन सबका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा इन लाइट रेज का, तो यहाँ से ये लाइट रेज ऐसे फैल जाएंगी। और आपको समझ में आना चाहिए इस पॉइंट से इधर की तरफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से ज्यादा है तो उनका TIR हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगी तो उसका TIR हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगी। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। एक और चीज, आपको कई बार ये टोटल एंगल पूछा जाता है, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एंगल आप समझ पा रहे होंगे। हाफ एंगल कितना है, थीटा। तो अगर मैं सिमिलर एक लाइन यहाँ पे बनाऊं तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा सी होगा। तो टोटल ये जो एंगल है इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा 2θc, ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल। समझ में आ रही है बात। ये वाला जो एंगल है टोटल, इस परपेंडिकुलर लाइन के इधर वाला एंगल कितना θc, और इस परपेंडिकुलर के इधर वाला एंगल कितना θc, तो टोटल एंगल कितना 2θc। वैसे तो आपको क्वेश्चन में याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ फिक्स एंगल होते हैं, जैसे कि वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो मे बी मुझे याद है इतना 49 डिग्री होता है। तो वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा 98 डिग्री। वो क्वेश्चन में आपको दे देंगे तो वर्टेक्स एंगल पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। आपको ओवरऑल ये फॉर्मूला याद रखना है h/√μ² - 1। तो ये एक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट आपको ओवरऑल ये रिजल्ट याद रखना है। न्यूमेरिकल आपको इस पर मिलेंगे लाइक दिस। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि जो आपको लिक्विड दे रखा है उसका सरफेस से, लिक्विड सरफेस से जो सोर्स है, पॉइंट सोर्स, उसका जो डेप्थ है वो आपको दे रखा है h = 7 मीटर, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पैच। आपको यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करनी है, रेडियस बतानी है सर्कुलर पैच की। ओके, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस मैं आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूला को याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। तो बोलो, बिना देखे वो फॉर्मूला बोलो, r = h/√μ² - 1। h कितना बेटा 7, अंडर रूट, म्यू कितना 4/3, स्क्वायर करेंगे तो 16/7 - 1, 16/9 - 1, और यहाँ पर 16 - 9, 7/9 बचेगा, और 9 ऊपर जाएगा, √9 ऊपर जाएगा तो कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा √7। आंसर आएगा 3 × √7। अगर ये मीटर में है तो आंसर मीटर। √7 से 7 कैंसिल आउट होगा, √7 टाइम्स, तो आंसर आएगा 3 × √7 मीटर। ये इसका रेडियस होगा। डायमीटर पूछते तो डबल कर देंगे, एरिया पूछते तो πr²। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जो आपको पूछा जाता है यहाँ पर TIR के लिए। वैसे तो ये ग्राफ डायरेक्ट याद रखना है, फिर भी मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि ये ग्राफ आया कैसे। ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है इन बिटवीन डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हमें मालूम है कि हो क्या रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आपकी लाइट रेज आ रही है। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, इस मीडियम में लाइट जाती है इस तरीके से,
और हमें मालूम है कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो नॉर्मल ये नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो मुझे बताओ यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये होगा, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा। कौन सा वाला एंगल ज्यादा है? तो देखने से ही पता चल रहा है कि आर आई से ग्रेटर है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें डेविएशन कितना होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा डेविएशन कैसे निकालेंगे। ये ओरिजिनल पाथ था लाइट रे का, ओरिजिनल पाथ से वो इतना डेविएट हो गई ऐसे, तो ये डेल्टा होगा। और डेल्टा कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो डेल्टा आर माइनस आई, तो यहाँ पर जो डेल्टा होगा वो आर माइनस आई होगा। मतलब आपको ये बात समझनी होगी, रिफ्रैक्शन में जो डेविएशन होता है वो कभी आई माइनस आर होगा, कभी आर माइनस आई होगा, और कभी जीरो भी मिलेगा। जब अलोंग दी नॉर्मल जाएगी तो बिना डेविएट हुए चली जाती है रे। जो एंगल बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले एंगल को माइनस करके आप डेविएशन निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर माइनस आई। अब ग्राफ हमें बनाना डेल्टा और आई में, तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है डेल्टा और आई में, बट ध्यान रखो यहाँ पर आर भी आई का फंक्शन है, आर भी आई का फंक्शन है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, इट मींस ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अब आर आई पे कैसे डिपेंड कर रहा है? तो अगर आप इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी इंटू साइन आई, यहाँ पर बोलेंगे म्यू आर इंटू साइन आर, और अगर मैं यहाँ से आर कैलकुलेट करूं, साइन आर कैलकुलेट करूं, तो साइन आर कितना आएगा? म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू साइन आई, और आर निकालूं तो साइन इनवर्स म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू साइन आई। इस आर को यहां पे रखोगे तब आपको डेल्टा और आई का रिलेशन दिखेगा, और जान निकल जाएगी इस रिलेशन का ग्राफ बनाने में। ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है, जो कि अपने मतलब कि अपने सिलेबस से हटकर है, ये समझ लो कि इतना मैथमेटिक्स हम लोग मेडिकल लेवल पर नहीं पढ़ते हैं, तो इसका ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है। तो आपको इसका ग्राफ डायरेक्ट में बताता हूं कैसा बनेगा। ग्राफ बनेगा, यहां से स्टार्ट करेंगे, और ग्राफ जब स्टार्ट करेंगे तो डेविएशन बढ़ता जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। अब हमें ये समझना है कि ठीक है, ये तो तब का ग्राफ बना दिया जब आपका क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये ग्राफ तब के लिए जब क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, समझ जाना, रिफ्रैक्शन। इसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हो, अगर मैं आई को यहाँ पर बढ़ाने लगूं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ाने लगूं तो क्या होगा? एक ऐसा कंडीशन बनेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि डेविएशन कितना हुआ? जब आपने आई को कितना कर दिया? थीटा सी कर दिया। आई बढ़ाया, और आई बढ़ाने से आपने आई को कितना कर दिया? थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल पर आपने रे को इंसिडेंट किया, तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे अलोंग दी बाउंड्री जाएगी। इसका मतलब आर कितना हो गया? 90। अगर आर को यहाँ पर 90 रखो π/2, और आई को आप थीटा सी रखो, तो डेविएशन होगा π/2 माइनस थीटा सी। वही मैंने यहाँ पे बनाया है। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसकी इक्वल हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल के, तो जो डेविएशन है वो कितना हो जाएगा? π/2 माइनस थीटा सी। ठीक है, अब क्या होगा? क्रिटिकल एंगल पर ये बाउंड्री का लॉन्ग जा रही है। अब आपने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ाया, मान लो क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री, और आपने 30.00001 भी कर दिया, 30.00001 भी कर दिया, तो क्या हो जाएगा? तुरंत TIR हो जाएगा। तो तुरंत जब TIR हो जाएगा तो आपकी जो लाइट रे है वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। और हमने पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन होता है वो कितना होता है? π-2 थीटा, π-2i। रिफ्लेक्शन आप याद करो, प्लेन मिरर में बताया था π-2i। तो अब जो डेविएशन होगा वो π-2i होगा, और i को आप अभी भी थीटा सी के इक्वल लेंगे, क्योंकि 30 डिग्री और 30.00000000001 में कितना डिफरेंस है? वो नियरली इक्वल टू 30 है। तो आपको यहाँ पर एंगल ऑफ जो लेना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कितना लेंगे? थीटा ही लेंगे। इट मींस उसी एंगल पर, उसी क्रिटिकल एंगल पर, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपका जो डेविएशन है सडन यहां से यहां पहुंच जाएगा, और वो कितना होगा? π-2 थीटा सी, π-2 थीटा सी। आप देख रहे होंगे इस डेविएशन से ये वाला डेविएशन डबल है, मतलब TIR के जस्ट पहले जो डेविएशन था क्रिटिकल एंगल पर जो डेविएशन था, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा किया तो आपका सडन जो डेविएशन है वो डबल हो जाता है π-2 थीटा सी। क्योंकि अब क्या हो गया? यहाँ पर TIR हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है @TIR। तो ये पूरी कहानी होती है। अब आप समझ पा रहे होंगे डेल्टा, और जो यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूं मैं, डेल्टा π-2i लिख देंगे, क्योंकि हमें ग्राफ तो आई के बीच में बनाना है। तो डेल्टा और आई में कैसा रिलेशन दिख रहा है? अब स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये सिंपल सा है, y इक्वल्स टू ये c हो गया, ये माइनस ये 2m हो गया, और ये i आपका x हो गया, तो y इक्वल्स टू c - mx लिखा है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब अब जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा,
और जब आपका एंगल कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 90। अगर आप आई को 90 डिग्री यहां पर रखोगे तो डेविएशन कितना मिलेगा, 0। क्यों? क्योंकि अगर आपने आई 90 किया, इसका मतलब ये नॉर्मल आई अगर आप 90 करोगे, बढ़ाते जाओगे, ये नॉर्मल है, आई बढ़ाते जाओगे तो ऐसे, फिर आपकी रे ऐसे ही निकल जाएगी। डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर आई को कितना रखोगे, π/2, 2 से 2 कैंसिल, π - π 0। तो ओवरऑल आपको समझना होगा, इसी पर्टिकुलर एंगल पर दो तरह के डेविएशन मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और ये ग्राफ किसके लिए बेटा, TIR। तो बस आपको ग्राफ याद रखना है, वो थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया कि ग्राफ आया कैसे। ओके, ये डेविएशन किसमें होता है, रिफ्लेक्शन में, π - 2i। और ये आपका एट क्रिटिकल एंगल पर π - r - i किया है। r कितना है, क्रिटिकल एंगल पर 90 डिग्री, और i कितना है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। आप अच्छे से नोट कीजिए यहाँ पर। अब हम बात करेंगे TIR के एग्जांपल्स की। तो पहला जो एग्जांपल है TIR का, वो है आपका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड का जो स्पार्कलिंग है वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ TIR। तो लिखा है ड्यू टू TIR इनसाइड इट। और थोड़ा सा और आपको जानना है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन जनरल याद करने की नीड नहीं है, बट ऐसे ही बता रहा हूँ, 2.5 होता है। और इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो लगभग 24 डिग्री होता है। इसके बाद में जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है आपका मिराज। अब मिराज क्या होता है, तो लिखा हुआ है मैंने, इट इज ड्यू टू TIR इन डेजर्ट एंड अदर हॉट रीजन। ये हॉट कंट्रीज में होता है, वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नियर अर्थ सरफेस बिकम्स लेसर देन अबव। तो अर्थ सरफेस के पास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का, वो कम हो जाता है, और ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बढ़ता जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू हीटिंग ऑफ अर्थ। अर्थ की नियर वाली सरफेस पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, उसके ऊपर की लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। तो ड्यू टू अ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये मिराज वाला इवेंट दिखता है। और इसमें होता क्या है, इन्वर्टेड इमेज अपीयर्स अलोंग विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज हमें दिखती है। तो बस याद रखना होगा, मिराज कहाँ पे होता है, हॉट कंट्रीज में होता है। और क्या होता है, ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज अपीयर होती है। और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अर्थ सरफेस के पास में कम होता है, क्योंकि वहां पर हीटिंग होती है, ज्यादा हीटिंग होती है। और जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। इस ऐसे ही एक और इवेंट होता है ऑप्टिकल लूमिंग। ये ऑप्टिकल लूमिंग बिल्कुल मिराज की तरह होता है, बस ये वाला जो इवेंट है वो कोल्ड कंट्रीज में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, अर्थ सरफेस के पास में जो एयर की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो अर्थ के जो पास में होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। तो लिखा है सिमिलर टू मिराज इन डेजर्ट, ऑप्टिकल लूमिंग टेक्स प्लेस इन पोलर रीजन और कोल्ड कंट्रीज ड्यू टू TIR। और यहाँ पर एयर म्यू ऑफ डिफरेंट एयर लेयर्स डिक्रीजेज विद हाइट। ऊपर जाने पर डिक्रीज होता है, जबकि इसमें ऊपर जाने पर इंक्रीज होता है। और इसमें भी कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। तो दोनों ही लगभग एक जैसे हैं। ये हॉट कंट्रीज में होता है, ये आपका कोल्ड कंट्रीज में। यहाँ पर अर्थ के पास में जो एयर की लेयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है। जबकि इसमें अर्थ के पास वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ऊपर जाने पर कम होता है। और दोनों में ही इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, लाइट प्रोपगेट्स थ्रू मल्टीपल TIR अलोंग द एक्सिस ऑफ अ ग्लास फाइबर। आपने देखा होगा जो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जो केबल यूज की जाती हैं, वहां पर क्या होता है कि जो सिग्नल भेजा जाता है उसका लगातार उसके अंदर TIR होता रहता है, जिससे कि सिग्नल लूज ना करें, सिग्नल उसी के अंदर रहे। नहीं तो फिर आपको कुछ बोलोगे और आधी आवाज जाएगी नहीं। तो आपको समझना कुछ ऐसा है कि ऑप्टिकल फाइबर, मान लो इस तरह का केबल है, यहाँ पर अगर आप इधर से देखेंगे, इसको इधर से देखेंगे तो इसके इनर पार्ट को बोलते हैं हम कोर। और जो इसका सराउंडेड पार्ट है जिसको बोलते हैं क्लैडिंग, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रखते हैं और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखते हैं। मतलब इनर पार्ट को बोलते हैं कोर, आउटर पार्ट को बोलते हैं क्लैडिंग। इनर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग क्या है, क्लैडिंग से ज्यादा होता है। और ऐसे अगर आपने कोई सिग्नल भेजा तो उसका लगातार TIR होता है, सिग्नल इसी के अंदर रहता है। और किस लिए यूज की जाती है, यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं। यहाँ पर इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लेते हैं कि ये अपने पास में ऑप्टिकल फाइबर है, ये
इनर वाला पार्ट कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, आउटर वाला क्लैडिंग और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, अंदर ज्यादा होता है μ1 ग्रेटर देन μ2। एक लाइट रे ऐसे जा रही है जो इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूं, Q पॉइंट पर नॉर्मल के साथ में अल्फा एंगल पर इंसिडेंट होती है। इस अल्फा को ही मुझे कैलकुलेट करना है आगे। अब होता क्या है, जब इस पॉइंट पर Q पॉइंट पर अल्फा एंगल पर ये इंसिडेंट होगी, यहां पर तो एयर है, ये वाला मीडियम तो आपका एयर है, इसके अंदर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, कोर वाला पार्ट है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगी ऐसे। अब इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो ऐसे बनाएंगे, और हमें ये सिग्नल इसके अंदर ही रहना चाहिए, लाइट रे से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, या तो TIR हो जाए, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस एंगल, ऐसे एंगल पर इंसिडेंट हो जिससे कि अलोंग दी बाउंड्री चली जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर रहने वाली जो कंडीशन है, TIR होगा तो ऐसे होगा, और अगर इस बाउंड्री के अलोंग जाएगी तो ऐसे जाएगी। तो इन दोनों के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, या तो वो क्रिटिकल एंगल की इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा। अगर क्रिटिकल एंगल की इक्वल होगा ये वाला एंगल, तब तो ये ऐसे चली जाएगी अलोंग दी बाउंड्री, और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो इस तरीके से TIR होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो एंगल अभी ले रहा हूँ क्रिटिकल एंगल की इक्वल θc। तो मुझे एक बात बताओ, ये θc और ये एंगल 90, तो ये कितना बचा, ये एंगल बचा 90 माइनस θc। अगर दिख नहीं रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 90 माइनस θc। यहां पर मैं ट्रायंगल बना देता हूं दोबारा से। ये एंगल कितना है, θc, ये 90 है, और ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस θc। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं P बोल देता हूं। P पॉइंट पे क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, जस्ट TIR हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, इस बाउंड्री के लॉन्ग जा रही है। तो एट पॉइंट P पर TIR हो रहा है, और TIR की कंडीशन में ये हमें मालूम है, सेकेंडरी के लिए हमने लिखा था क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर का। तो बोलो डेंसर कौन सा है, μ1 डेंसर है μ2 से, तो आपका μ2/μ1 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब अगर आप बात करें पॉइंट Q पर, तो Q पर आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे तो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू इंसिडेंट एंगल कितना अल्फा, तो साइन अल्फा, और यहाँ पर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ1 इंटू साइन एंगल कितना, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा आप लोग जानते हैं कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहां से रख दी μ2/μ1, और यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से आप एलसीएम लो तो क्या होगा, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर अपॉन रूट में से बाहर निकल जाएगा μ1, और μ1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचेगा, साइन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, और अल्फा आपको कैलकुलेट करना था, तो साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। इस अल्फा को एक नाम से भी बुलाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर लाइट रे एंटर हो रही है किसी एंगल पर, और फिर दो डिफरेंट मीडियम है, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बाहर वाले का कम है, और आपको अगर TIR वाली कंडीशन दी जाए और अल्फा पूछा जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। ज्यादा वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से कम वाला माइनस करना है, अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर याद नहीं हो रहा कि μ1 μ2 कौन सा है, तो ज्यादा का स्क्वायर माइनस कम का स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने TIR वाले टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप क्वेश्चंस करें, और यहाँ पर आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चंस आपको जो सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक तो यहाँ पर रेस 3 को कंप्लीट करेंगे, रेस 3 कंप्लीट करना है आपको, विग्नर बॉक्स 1 कंप्लीट करना है, सॉरी विग्नर बॉक्स 2 तक तो हम कर चुके हैं, विग्नर बॉक्स 3 कंप्लीट करना है। तो ये आपका भी होमवर्क है। और आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में हम लोग क्वेश्चन 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1 के अंदर 25 से आपको क्वेश्चन, जहां तक वो हेडिंग लिखी होगी क्वेश्चन के अंदर, रिफ्रैक्शन, एपरेंट और क्रिटिकल एंगल के कुछ क्वेश्चन होंगे, 20-30 क्वेश्चन मैं आपको बता भी सकता हूं। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1 में आपको होमवर्क
25 से 42, आपको एक्सरसाइज 1 के अंदर करना है 25 टू 42, ये वाला आप होमवर्क करेंगे। और हम लोगों ने TIR में पढ़ा था क्या होता है, 100% लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है, जबकि नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन होता था उसमें क्या होता, कुछ लाइट रेज दूसरे वाले मीडियम में चली जाती थी। इसीलिए जो TIR में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, क्योंकि इंटेंसिटी कितनी होती है 100%, क्योंकि सारी लाइट रेज उसी मीडियम में वापस आ गई। जबकि जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता था उससे जो इमेज बनती है उतना उसमें इंटेंसिटी 100% नहीं होती, लेस देन 100% होती है। आप अच्छे से नोट करो। बच्चों अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस को खत्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस और कर्व्ड सरफेस। इन जनरल जो कर्व्ड सरफेस के लिए हमें पढ़ना है वो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ना होगा। अब हमें यहाँ पे देखना होगा स्फेरिकल सरफेस आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और उसके लिए क्या फॉर्मूला हमें यूज करना होगा और किस तरीके से उसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना होगा, ये सब हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्फेरिकल सरफेस लिया हुआ है और ये स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर है। स्फेरिकल सरफेस के मिड पॉइंट को पोल बोल रहे हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर या आर बोलेंगे। और ये नॉर्मल डाल दिया मैंने स्फेरिकल सरफेस पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन किसी भी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो नॉर्मल होगा, क्योंकि सरफेस कैसी है, स्फेरिकल। अब इस तरफ मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। इस ऑब्जेक्ट से अगर आप इस पॉइंट पर एक रे इंसिडेंट कराएंगे ऐसे, तो क्या होगा, मान लेते हैं ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इन जनरल इधर एयर लेते हैं और इधर ये कोई भी ग्लास मटेरियल का जिसका भी बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा और यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा इन रियलिटी। तो आप देख रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे इन रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पर रियल इमेज बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज दूसरी तरफ बनता है इन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आपके पास में इस तरीके का स्फेरिकल सरफेस है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अब की बार इधर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नॉर्मल हो गया और मैंने मान लिया कि इस तरफ ऑब्जेक्ट है। अभी भी ये रेयर मीडियम में, ये डेंसर है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से आप एक रे निकालेंगे ऐसे। जब रे इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी तो अब रिफ्रैक्शन होगा और हमें मालूम है अगर ये रेयर ये डेंसर तो टूवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इस तरफ। इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर आप पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगी एक्सिस को। मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, अब वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आप देख रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन सकता है और रियल इमेज भी। रियल इमेज दूसरी वाली साइड में बनेगा और वर्चुअल इमेज जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उधर ही बनेगा रियल ऑब्जेक्ट के केस में। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन बिल्कुल आपको जो मैंने मिरर में पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही होगा। हमेशा जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, और बोल सकते हैं कि जिधर काम की रेज जा रही है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। इस वाले डायग्राम में भी आपकी इंसिडेंट रेज इधर जा रही है, काम की रेज इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन को, और यहाँ पर भी इंसिडेंट रेज इसी डायरेक्शन में जा रही है तो इधर भी पॉजिटिव। अब फॉर्मूला क्या यूज करना है, तो फॉर्मूला आपको कोई भी किसी भी टाइप का स्फेरिकल सरफेस हो यही यूज करना है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। और यहाँ पर जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे। v, u और r ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर μ1 और μ2 को जानना। μ1 क्या है, μ2 क्या है, तो देखो अच्छे से समझ लो। अब μ1 क्या है, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें इंसिडेंट रेज होती है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रेज किस मीडियम में, μ1, और जिस मीडियम में आपकी रिफ्रैक्टेड रेज जाती हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है। या फिर ऐसे समझो, इवेंट यहाँ पर हो रहा है, जो रिफ्रैक्शन का इवेंट हो रहा है इस पॉइंट पर हो रहा है, इवेंट से जस्ट पहले जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इवेंट के जस्ट बाद में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। इवेंट से जस्ट पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इवेंट के जस्ट बाद मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब इन सब चीजों को किस तरीके से हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो अब अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है बेटा, a spherical small fish bowl of radius 10 centimeter filled with water of refractive index 4/3. If a fish is at a 4 centimeter from the center of bowl as shown in a figure, अभी डायग्राम बनाएंगे हम लोग,
वेयर विल बी द फिश इज अपीयर टू बी इफ सीन, पहली बार ई से देख रहे हैं और दूसरी बार एफ से। अब डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, और डायग्राम कुछ ऐसा है, आपको ऐसा एक फिश बाउल दे रखा है ना, अब बोला गया कि ये सेंटर है इसका, सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहां पर कहीं आपको बोला गया कि फिश है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है फिश, है ना। इस तरफ उन्होंने बोला है यहाँ पर कहीं ई, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में था, और ये एफ। जब आप इस तरफ से देखते हैं ई वाली साइड से, तब आपको बताना है कि ये फिश आपको कहाँ पे दिखेगी, और जब आप एक बार इधर से देखेंगे एफ वाली साइड से, तब आपको बताना होगा कि आपको फिश कहाँ पे दिखेगी। जबकि इस बाउल का जो रेडियस है वो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अब क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले हमें कहां से देखना है, ई वाली साइड में, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला हमें यूज में लेना है। मैंने लिखा हुआ व्हेन सीन फ्रॉम ई, मतलब फेस 1 बोल रहा हूं मैं इसको, यहां से मैं देख रहा हूं, है ना, इस फेस 1 से यहां पर आपकी आई होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो फिश, तो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे है वो इस तरफ आप एक डाल दो ऐसे, इट मींस इंसिडेंट रे किस मीडियम में, इसमें वाटर भरा हुआ है ना, तो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो यहां पर आपको μ1 को कितना लिखना पड़ेगा, 4/3। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो तो एयर में जाएंगी दूसरे वाले मीडियम में, तो अब आपका जो दूसरा वाला मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 हो जाएगा, μ2 कितना 1। अब बात करें अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो यहां पर ये पोल मानना पड़ेगा इस सरफेस के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट ये है, इंसिडेंट रेज इधर जा रही है, तो इस सरफेस के लिए जो डायरेक्शन होगी इस तरफ पॉजिटिव हमें कंसीडर करना पड़ेगा और इस तरफ नेगेटिव। ओके, तो आप बताइए पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस वो रेडियस होता है और इस तरफ आ रहा है, तो यहां पर जो आर होगा बेटा वो -10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अब बात करें यू की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इस डायरेक्शन में आ रहा है लेफ्ट में, वो भी नेगेटिव होगा। सेंटर टू पी डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, ये कितना 4, तो 10 में से अगर आप 4 माइनस कर देंगे तो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिलेगा, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, 10 - 4, तो आपको मिलेगा -6 सेंटीमीटर। ये समझ में आया अच्छे से। अब इन वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना होगा, μ2/v - μ1/u इक्वल्स टू μ2 - μ1/r। देखो μ2 कितना था, 1 था, μ1 कितना था 4/3, बट u कितना था -6, तो ये जो माइनस पहले से है और u भी माइनस 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 प्लस हो गया। और μ1 का वैल्यू कितना 4/3, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 18 हो जाएगा। वहां लिखा है μ2 - μ1/r -10। आपने विद प्रॉपर साइन आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसे सिंपल सॉल्व करना है, ये सॉल्व करेंगे तो 1/30 हो जाएगा और 4/18 उधर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, ऊपर 17, तो v कितना मिलेगा -90/17, और ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो -5.3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि इस तरफ से ई से आप देखेंगे तो आपको जो फिश दिखेगी वो आपको इधर से माइनस का मतलब इस तरफ दिखेगी, बाउल के अंदर कितना डिस्टेंस पर 5.3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अगर हम इधर से देखें, आपका ऑब्जर्वर अगर इधर हो, तो जब ऑब्जर्वर इधर होगा तो ऑब्जेक्ट तो अभी भी यही है फिश, तो फिश से क्या करेंगे, एक इस तरफ ऐसे रे डाल दो। इससे आपको समझ में आएगा कि इस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है और इसके अपोजिट इधर नेगेटिव। तो आप मुझे बताइए, इंसिडेंट रे तो अभी भी इसी में वाटर वाले मीडियम में, तो इंसिडेंट रे के करस्पॉन्डिंग जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कितना बेटा 4/3, और रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएंगी एयर में, तो μ2 कितना हो जाएगा 1। अब बात करें अगर r की, तो देखो पोल कहां होगा, इस वाली सरफेस के लिए पोल तो यहां लेना पड़ेगा। पोल से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस डायरेक्शन को हमें कैसा लेना है नेगेटिव, तो r भी नेगेटिव। और बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इसी तरफ आ रहा है, वो भी नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 14 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 ही है, तो r -10 लेना पड़ेगा, और u कितना लेना पड़ेगा -14। ये आपने लिख लिया अच्छे से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस μ1 μ2 r, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमें कैसा लेना है नेगेटिव, क्योंकि इधर इस वाली सरफेस के लिए जो इंसिडेंट रेज है वो इस तरफ जा रही है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे अब कोई लेना देना नहीं है। वापस आप फॉर्मूले में यूज करो, आपने μ2 का वैल्यू 1 रखा, μ1 का 4/3, और ये -14 माइनस माइनस ये प्लस कर देगा
42 म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। जब इसे आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपको मिलेगा -210 अपॉन 13 सेंटीमीटर। माइनस का मिलने का मतलब है कि यहाँ से जो इमेज है वो अभी भी बाउल के इसी तरफ दिखेगी, मतलब बाउल के अंदर दिखेगी, क्योंकि जो आंसर आ रहा है आपका वो लेस देन 20 है। लेस देन 20 का मतलब ये पूरा डायमीटर कितना 20, तो बाउल के अंदर ही दिखेगी इमेज, बट इस पी पॉइंट के राइट साइड में। आया समझ में? अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को। और एक और क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं अब आपके पास में स्फेरिकल सरफेस ऐसा दे रखा है, ये पोल ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर पर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका 1.2। अपने को चाहिए फाइंड दी पोजीशन ऑफ इमेज। फॉर्मूला तो ये है अपने पास, ये लगा लेंगे ये वाला फॉर्मूला, बट दिक्कत μ1 μ2 u r सबको साइन के साथ रखने की। तो साइन के साथ रखने के लिए आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से सरफेस पर एक रे इंसिडेंट करा दो। अब आपको समझ में आ रहा है इंसिडेंट रे इस मीडियम में, तो जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो जाता है, वो हो गया 1.2। तो μ2 अपने आप कितना हो गया बेटा 1.5, दूसरा वाला मीडियम। इसके बाद में अगर आप बात करें आर की, तो आर आपको यहाँ पोल से इस तरह मेजर करना होगा, जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे जा रही है वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रेडियस कैसी लेनी होगी, इस डायरेक्शन में लेनी होगी, तो +20। और बात करें मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है और इधर का डायरेक्शन नेगेटिव, तो -40 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। आपने μ1 μ2 r और u का वैल्यूज लिख लिया प्रॉपर साइन, आपको पहले यही लिखने हैं अच्छे से। इसके बाद में आप फॉर्मूला यूज कीजिए बस 1.5 अपॉन v माइनस 1.2, ये μ1 हो गया, अपॉन u कितना -40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, μ2 माइनस म्यू वन अपॉन r +20, ये हो गया 0.3 अपॉन 20, इट मीन 3 अपॉन 200 प्लस का, ये हो गया 1.2 अपॉन 40 प्लस का, उधर जाएगा तो -12 अपॉन 400। अब देखो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 अपॉन 400 -12 अपॉन 400 कितना बचेगा -6 अपॉन 400, इट मीन्स -3 अपॉन 200। 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू -3 अपॉन 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v मिलेगा -200 अपॉन 3 इंटू 3/2, 1.5 को मैंने 3/2 लिखा, 3 कैंसिल, -100 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट वाली साइड में बन रही है। तो कैसी इमेज बन रही होगी, ये ऑब्जेक्ट वाली साइड में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज बनेगी पोल से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बनेगी लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन की हेल्प से इन क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद कर सकते हैं। अच्छे से नोट कीजिए, अभी और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। एक और क्वेश्चन के साथ में बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है, एन एयर बबल in glass of refractive index 1.5 is situated at a distance of 3 cm from a spherical surface of diameter 10 cm as shown in a figure. At what distance from the surface will the bubble appear if the surface फर्स्ट केस में आपको कॉन्वेक्स मानना है और सेकंड केस में आपको कॉनकेव। तो इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो सरफेस से कितने सेंटीमीटर पे दिखता है, 3 सेंटीमीटर पर, और डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं केस 1 की बात करूं, जब आपका स्फेरिकल सरफेस कैसा मान रहे हैं हम, कॉन्वेक्स, तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इधर से देखने पर ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर ये जो ग्लास का आपका स्फेरिकल सरफेस है, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, और इधर हमें एयर लेना पड़ेगा, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा μ2 इक्वल्स टू 1। अब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सरफेस से यहाँ पर पोल ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर, 3 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया O, और कितने डिस्टेंस पर है ये, क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर, तो ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन में सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोगों को समझना ये होगा कि ऑब्जेक्ट से मान लो कोई भी रे निकाल दी हमने ऐसे, तो जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो बोलो μ1 कितना होगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन के लिए μ1 हो जाएगा 1.5। अब μ2 की बात करें तो रिफ्रैक्टिव रेट दूसरे मीडियम में जाएगी, तो μ2 कितना हो जाएगा 1। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करें
फ्रॉम पोल, तो हमें मालूम है काम की रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको इधर की तरफ पॉजिटिव कंसिडर करना है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इसके अपोजिट नेगेटिव। तो आप बताइए पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो तो इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, और ये डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव। तो आपको ये डिस्टेंस लेना होगा -3, यू कितना हो जाएगा -3 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही है नेगेटिव, वो कितना होगा -5 सेंटीमीटर। तो आपने इस पर्टिकुलर केस के लिए म्यू1 म्यू2 यू और आर का वैल्यूज विद साइन लिख लिए। अब फॉर्मूला अपने को याद है, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। उस फॉर्मूले में ये वैल्यूज प्लेस करते हैं। म्यू2 कितना 1 अपॉन वी कैलकुलेट करना है जहां पर इमेज बनेगी, माइनस म्यू1 कितना 1.5 और u1 कितना -3 इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, आर आपको -5। अब बेटा यहाँ पे देखो आप 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5 मतलब 1/2, और माइनस नीचे है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब माइनस 1/2 इंटू 5 करेंगे तो ये 1/10 हो गया। ये सॉल्व करने से 1/10 आया। और यहाँ पर 1.5 अपॉन 3 है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1.5 से 3 कट होगा 2 टाइम्स, तो -1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको v मिलेगा -2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगा वो इस पोल से 2.5 सेंटीमीटर पर होगा। अब माइनस क्या बता रहा है, जो इमेज बनेगी वो इस तरह भी बनेगी। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट वाली साइड में बनेगी, तो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर आप देखना चाहते हैं रे डायग्राम से कैसे, तो यहाँ पर एक नॉर्मल बना दो, ये नॉर्मल हो गया। हमें मालूम है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आपकी लाइट रे जा रही है, डेंसर से अगर रेयर में लाइट रे जा रही है तो फिर वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल से ऐसे बेंड हो जाएगी इस तरीके से। और इस रिफ्लेक्टेड रे को कहीं पीछे की तरफ अगर आप मिलाओगे तो यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी आई, और दिख रहा है ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो 3 से कम होगा, अब वो भी आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका रे डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। बाकी रे डायग्राम बनाने का अपने को नीड नहीं है, क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा अगर कॉनकेव, तो देखो इधर से ये वाली सरफेस कैसी कॉनकेव, अभी ये जो ग्लास का मटेरियल इसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, इधर एयर होगा तो यहाँ पर म्यू2 कितना, म्यू2 1। अब आपको इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर मिलेगा C, और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी पोल P से ये डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर रेडियस के इक्वल। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, ओ कितना डिस्टेंस है पोल से, 3 सेंटीमीटर। अब आप एक ऑब्जेक्ट से एक रे डाल दो ऐसे इस पॉइंट पर, और यहाँ पे मैं ऐसे नॉर्मल भी बना देता हूँ वैसे, तो आपको समझ में आ रहा होगा इंसिडेंट रे इधर जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है और इसके अपोजिट नेगेटिव। पोल के रेस्पेक्ट में इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब आपको वापस लिखना होगा म्यू1 म्यू2 यू और आर की वैल्यूज। तो बताओ मुझे म्यू1 क्या होता था, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रेज होती हैं, तो वो तो ये है 1.5, और म्यू2 जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी तो रिफ्लेक्टेड दूसरे मीडियम में जाएंगी, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू2 1, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर म्यू2 1 आ गया। अब बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर करना है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है, तो कितना आएगा बेटा, -3 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर आप बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में मेजर करना होगा, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो कितना आएगा, +5 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों में बस डिफरेंस इतना ही रहा है कि यहाँ पर r +5 है और यहाँ पर -5 था। फॉर्मूले में पुट करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल वैल्यूज पुट करनी है, बस -5 की जगह +5 हो गया। अब देखो ये -1/2 इंटू 5, ये हो गया -1/10, और ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस होकर उधर जाएगा तो -1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा -6/10, इट मीन्स -3/5, और इसे उल्टा करेंगे तो v मिलेगा, v कितना मिलेगा, -5/3, और वो होगा 1.66 या 1.67 सेंटीमीटर के आसपास। तो इसका मतलब v अभी भी नेगेटिव है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो इधर ही बन रही है जिधर ऑब्जेक्ट है, तो अभी भी कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। और पोल से कितना डिस्टेंस पर, पोल से 1.66 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर। अगर आप रे डायग्राम से बनाना चाहते हैं तो देखो डेंसर से रेयर मीडियम आपकी रे जा रही है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, मतलब ऐसे जा रही थी ये लाइट रे, तो कुछ ऐसे चली जाएगी अब इस डायरेक्शन में, और इसको अगर आप पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो यहाँ कहीं आपको इमेज बनेगी। अब रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड करने पर ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे मीट करेगी, इसीलिए कैसी इमेज है, वर्चुअल, और वो हमें दिख भी रही है। ऑब्जेक्ट और इमेज अगर एक ही साइड में तो वर्चुअल,
और ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड में अगर इमेज बनेगी तो रियल। तो इन दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज बनेगी, इसमें 2.5 सेंटीमीटर पर, इस पर 1.66 सेंटीमीटर पर। आई होप आपको ये कैसे μ1 μ2 का वैल्यूज लिखना है, कैसे u और r साइन के साथ में लेना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर तो ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा सा क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम P2। ये आपको एक ऐसा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिया हुआ है पूरा। तो यहाँ पर P1 और ये P2, इसका रेडियस कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, और इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इधर और इधर दोनों तरफ एयर है। μ1 यहाँ पर म्यू कितना है 1 और यहाँ पर भी म्यू कितना है 1। ओके, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ P1 पॉइंट से 30 सेंटीमीटर पर। अब आपको बोला गया है कि इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस P2 से बताना। सबसे पहला स्टेप आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कितने इवेंट होंगे। तो जो पहला इवेंट होगा, क्या मान सकते हैं, ऐसा मान लो कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकालो, ऐसे इंसिडेंट हो रही है। इस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं हम, किसके लिए, P1 के लिए। तो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होंगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं P1 की बात करूं, इवेंट 1 की बात करूं जो P1 पर हो रहा है, उसमें μ1 का वैल्यू कितना 1। तो फिर समझ में आता होगा रिफ्रैक्टेड रे तो इस मीडियम में जाएगी, और इसके लिए जो μ2 होगा वो कितना होगा 1.5, 3/2 का मतलब 1.5। और अगर बात करें u की, तो P1 से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इस तरफ आ रहा है, इंसिडेंट रे इधर जा रही है। बार बार लिखने का नीड नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए बात कर रहा हूँ P1 के लिए, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। तो P के लेफ्ट में तो नेगेटिव हो जाएगा u -30 सेंटीमीटर, और रेडियस इस तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव लेना होगा, रेडियस कितना आएगा +20 सेंटीमीटर। ये आपने P1 के रिस्पेक्ट में μ1 μ2 u और r का वैल्यूज लिख दिया। अब फॉर्मूले पुट करेंगे, μ2 कितना 1.5, जिसको आप 3/2 लिख सकते हैं, इंटू v मतलब कि P1 से जहां पर भी इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस, माइनस μ1 कितना 1 और u का वैल्यू -30 इक्वल्स टू μ2 - v अपॉन r। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपको मिलेगा v का वैल्यू -180 सेंटीमीटर। ये -180 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है इमेज का, और इमेज का डिस्टेंस हमेशा कहां से आता है, पोल से। तो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन लिया हुआ है इस सरफेस के लिए, तो P1 से आपको डिस्टेंस मिल रहा है -180 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगी वो नेगेटिव साइड में बनेगी कहीं यहाँ पर, और इसको मैं बोल देता हूँ I1। क्या बोल देता हूँ, I1। कितने डिस्टेंस पर ये इमेज बनी है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको 180 सेंटीमीटर मिला। ये समझ में आई बात। ये जो इमेज बनी है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस सरफेस के लिए ये जो इमेज बनी है इस सरफेस से, वो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो अब क्या होगा, ये लाइट रे इस मीडियम में जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद में, तो इस पर्टिकुलर सरफेस पर, इस सरफेस पर अब क्या होने वाला, रिफ्रैक्शन। तो अब इवेंट 2 की बात कर रहे हैं, और वो कहां पर हो रहा है, रिफ्रैक्शन P2 पर। अब अगर आप देखें तो इस सरफेस के लिए, अब इसको भूल जाइए, इस सरफेस के लिए ये रे कैसी है, इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो अब μ1 का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 3/2, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एयर में जाएगी तो μ2 कितना हो जाएगा 1। और इस सरफेस के लिए जो इधर का डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वो पॉजिटिव, और इधर का डायरेक्शन नेगेटिव। तो आप बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, कितना नेगेटिव में, -20 सेंटीमीटर। और अगर u का बात करें तो u यहां से मेजर करना होगा, और ये जो I1 है उस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये 180, और इसका ये 20 ये 40, क्योंकि रेडियस 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 प्लस 180 कितना होगा 220। तो यहाँ पर जो u आएगा वो -220 आएगा सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन को इस सरफेस के लिए नेगेटिव लेना है। ये लिखा आपने अच्छे से। ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था कि जो इमेज बन रही है ना, इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर P2 सरफेस, है ना। इसके बाद में यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी होगी। अब हमें जो इमेज की डिस्टेंस मिलेगी वो P2 से मिलेगी, जिसको मैंने v' माना हुआ है। तो μ2 कितना 1, μ2/v माइनस μ1 3/2 अपॉन u कितना -220 इक्वल्स टू μ2 - v1 अपॉन r। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपको v' मिलेगा 55 सेंटीमीटर, और प्लस का 55 प्लस 55 का मतलब है P2 के राइट साइड में आपकी इमेज बनेगी। तो फाइनली कहीं यहाँ पर इमेज बन जाएगी इस जगह पर।
तो ये आपकी फाइनल इमेज होगी जो कि यहाँ से P2 से कितने डिस्टेंस पे बनी है, 55 सेंटीमीटर। तो ये जो 55 सेंटीमीटर आया वो कहाँ से आया, फ्रॉम P2। अब देखो क्वेश्चन में देखो आपको कहाँ से डिस्टेंस पूछा था, P2 से पूछा था। अगर वो फाइनल इमेज की डिस्टेंस P1 से पूछते तो आपको आंसर करना होता 40 प्लस 55, कितना होता 95 सेंटीमीटर। और अगर सेंटर से फाइनल इमेज की डिस्टेंस पूछते, ये क्वेश्चन रीड करने से पता चलेगा, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होता, सेंटर से डिस्टेंस हो जाता 20 प्लस 55, इट मीन 75 सेंटीमीटर। तो कहां से फाइनल इमेज का डिस्टेंस पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, वो आप अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर साइन कन्वेंशन। यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार इस सरफेस के लिए और एक बार इस सरफेस के लिए। पहले सरफेस से जो इमेज बन रही है वो दूसरे वाली सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, और फाइनल इमेज इस सरफेस से जो बनेगी वो राइट साइड में बनेगी एट डिस्टेंस 55 सेंटीमीटर फ्रॉम P2। ऑलवेज ध्यान रखना, जिस सरफेस के लिए आप रिफ्रैक्शन का इवेंट करा रहे हैं उसके पोल से ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना है, और उसके पोल से ही आपको इमेज का डिस्टेंस मिलेगा। तो ये आप क्लैरिटी से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। ओके, तो आप अच्छे से नोट करो।